गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का टॉपिक है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5। संपत्ति का अंतरण। अक्सर बच्चे हमको फोन लगाकर या क्लास में बच्चे पूछते रहते हैं कि संपत्ति का अंतरण को हम कैसे डिफाइन करें। सिविल जज के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में 3 शब्द है, संपत्ति, दूसरा अंतरण और तीसरा हो गया संपत्ति का अंतरण। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति को डिफाइन नहीं किया गया है। ये हमेशा याद रखेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो आप याद रखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति को डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरा शब्द आता है अंतरण। अंतरण को भी संपत्ति अंतरण अधिनियम में डिफाइन नहीं किया गया है। अंतरण क्या है? अंतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति एक संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को सौंपता है। जो एक व्यक्ति द्वारा किसी चीज या किसी वस्तु, चल अचल संपत्ति को जब हम दूसरे को सौंपते हैं वही हो गया अंतरण। लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम में अंतरण को डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। धारा 5 संपत्ति का अंतरण को डिफाइन किया गया है। धारा 5 बोलती है कि संपत्ति का अंतरण जो है वहीं पर लागू है, उसी विषय वस्तु पर लागू है जहां अंतरण एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य जीवित व्यक्ति के पक्ष में किया गया है। अर्थात जीवित पक्षकारों के बीच जो संपत्ति का अंतरण होता है उस अंतरण पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू होता है। लेकिन जो अंतरण हम कई तरीके से करते हैं, वसीयत के द्वारा भी अंतरण करते हैं, विधि की क्रिया के द्वारा भी अंतरण करते हैं। लेकिन जब हम वसीयत के द्वारा अंतरण करते हैं तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के उपबंध उस पर लागू नहीं होता है। अंतरण होने के लिए क्या है कि 2 पक्षकार होना चाहिए, एक अंतरक और एक अंतरिती। और अंतरक अंतरिती अंतरण के समय जिंदा होना चाहिए। ये सबसे प्रमुख बातें हैं कि अगर अंतरण के समय अंतरक जिंदा है और अंतरिती जिंदा नहीं है तो फिर अंतरण सीटीपी के उपबंध लागू नहीं होंगे। मतलब अंतरक अंतरिती को अंतरण के समय जिंदा जीवित अवस्था में होना आवश्यक है। तो धारा 5 बोलती है कि संपत्ति के अंतरण से एक कार्य अभिप्रेत है। संपत्ति का अंतरण आप करते हैं, हम करते हैं या दुनिया करती है। तो अंतरण क्या है? एक कार्य है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को। तो यहाँ एक शब्द आया है स्वयं, हिमसेल्फ। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम जब 1882 का जब निर्माण किया गया था तो संपत्ति का अंतरण अधिनियम में स्वयं शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। तो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम में 1929 में संशोधन के माध्यम से स्वयं शब्द, हिमसेल्फ शब्द को उसमें शामिल किया गया। पहले सबसे बड़ा दिक्कत आता था कि कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को अपने नाम से अंतरण नहीं कर सकता है। लेकिन जब 1929 में स्वयं शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया तो कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने नाम से भी अंतरण कर सकता है। लेकिन ऐसा अंतरण किस रूप में होगा? तो माने ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है। तो लिखा है कि कोई जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में भविष्य में संपत्ति का जो हम हस्तांतरण करते हैं वही संपत्ति का हस्तांतरण जो है संपत्ति का अंतरण कहलाता है। अर्थात अंतरण हम वर्तमान में भी कर सकते हैं, भविष्य में भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब हम अंतरण जिस संपत्ति का कर रहे हैं उस संपत्ति का अस्तित्व जो है होना आवश्यक है। नहीं, अस्तित्व होना आवश्यक है। अब इसके बाद परीक्षा पूछते हैं कि किसको अंतरण कहा जाता है, किसको संपत्ति अंतरण नहीं माना जाता है। तो मैं वही चीज बोलूंगा जिसका संबंध परीक्षा से है। जिसमें याद रखेंगे संपत्ति का हम विभाजन करते हैं तो वह अंतरण के श्रेणी में नहीं माना जाता। फिर हम संपत्ति का समर्पण करते हैं। 2, तीसरा हम संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई समझौता करते हैं। चौथा सुखाधिकार का हम सृजन करते हैं। 5वां जो हो गया संपत्ति का हम अभित्यजन करते हैं, हक त्यागते हैं। तो वह जो है संपत्ति अंतरण के श्रेणी में नहीं आता। संपत्ति का अंतरण
है अंतरण एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, तो इसके अंतर्गत विधिक व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। जैसे कंपनी हो सकते हैं, संगम हो सकता है, व्यक्तियों का निकाय हो सकता है, चाहे वह निगमित हो या न हो, उनके द्वारा भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। थैंक यू।